एक तरह से उन्होंने तकरीबन एक सदी की ज़िंदगी गुजारी और उस ज़िंदगी का में एक बड़ा हिस्सा जो है वो आज़ादी की लड़ाई की थी। नाम अखलाक अहमद है और मेरा तखल्लुस या उपनाम या शायराना नाम आप कह सकते हैं आहन है। अब मैं ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान की इस किताब पे मैं बात करना चाहता हूँ। ये उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी जो ओरिजिनली पश्तो में है और उसका नाम ज़मा ज़्वंद और जद्दोजहद यानी मेरा जीवन मेरा संघर्ष है। हकीकत में ये है कि ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान जिनको कई नामों से जाना जाता है, घर का नाम तो उनका ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान है, लेकिन उनको बाचा ख़ान भी कहा जाता है, उनको बादशाह ख़ान कहा जाता है, उनको सरहदी गांधी कहा जाता है, उनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। और इससे हमें मालूम हो जाता है कि उनकी शख्सियत कितनी बड़ी, कितनी वसी है। और एक तरह से उन्होंने तकरीबन एक सदी की ज़िंदगी गुजारी और उस ज़िंदगी का में एक बड़ा हिस्सा जो है वो आज़ादी की लड़ाई की थी। और उनके जो सोशल रिफ़ॉर्म की पूरी एक जद्दोजहद रही है, लड़ाई जो उन्होंने गांधी जी के साथ और भारत के दूसरे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके साथ जो उनका सहयोग रहा है। और अपने इलाके में जो उनका पख्तूनों का जो इलाका है, सूबा सरहद का इलाका, उसमें जो उन्होंने रिफ़ॉर्म्स के काम किए, वो पूरा एक तरह से उनकी इस ऑटोबायोग्राफ़ी का हिस्सा है। और ये ऑटोबायोग्राफ़ी न सिर्फ़ उनके जीवन की कहानी बताती है, उनके स्ट्रगल्स की दास्तान बताती है, बल्कि हमारी जो आज़ादी की लड़ाई की जो तारीख़ है, जो इतिहास है, उसको भी इसमें समेटे हुए हैं। और हमने इसको हिंदी में इसका रूपांतरण किया, तर्जमा किया, और ये लगभग 10 साल पहले छपी। अभी हमने एक NBT के लिए भी एक मुख्तसर में, शॉर्ट ब्रीफ में उनके जीवन और उनके संघर्षों के बारे में एक किताब लिखी है जो जल्दी ही पब्लिश हो जाएगी। ये एक तरह से ख़ान साहब की ज़िंदगी, उनके स्ट्रगल्स, उनके संघर्षों के, उनके साथियों के और जेल में जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके बारे में ये किताब बताती है। बादशाह ख़ान या ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान, उनके ज़िंदगी और उनकी शख्सियत के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे एक शेर याद आता है, बल्कि कई सारे शेर याद आते हैं। एक तो ये है कि एहसास अमल की चिंगारी जिस दिल में फ़रोज़ा होती है, उस लब का तबस्सुम हीरा है, उस आँख का आंसू मोती है। तो ये एहसास अमल की जो चिंगारी जो उनके दिल में बहुत कम उम्र में जो जल गई थी, आज़ादी की लड़ाई के लिए, अपने समाज को सुधारने के लिए, अपने आसपास की जो बस्तियां थीं, लोग थे, उनमें जो जहालत फैली हुई थी, उनमें जो अंधकार था, उसमें एक रोशनी का दिया जलाने के लिए जो जद्दोजहद उन्होंने की, और उसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा, तमाम मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। तो वो बिल्कुल ये शेर उन पे सादिक़ आता है। बल्कि ऐसे ही लोगों की ज़िंदगियां और ऐसी ही क़ुरबानियाँ थीं जिसका फल जो है हम आज आज़ादी की शक्ल में ले रहे हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि उन्हीं कलियों को हक़ है लज़्ज़ते लुत्फ़े बहारा का, जो कलियां इब्तिदाए उम्र से कांटों में पलती हैं। तो ये वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, ये वो कलियां थे जिन्होंने कांटों में पल के और कांटों की ज़िंदगी बर्दाश्त करके आज हमारे लिए एक बाग़ और एक मुल्क और एक आज़ादी हमें दिलाई थी। तो हमें उन्हें याद करने का दिन है। और बादशाह ख़ान या ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान उन्हीं लोगों में से एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने बरसों जेल में गुजारा,
बरसों अपने लोगों में सफ़र किए, उनको गए उनको समझाया और अपने ज़माने के तमाम अपने साथियों के साथ मिलके, उसमें गांधी जी थे, उसमें राजेंद्र प्रसाद थे, उसमें लाला लाजपत राय थे, उसमें उस ज़माने के और बड़े बड़े लीडर्स थे, उन सब के साथ मिलके इस आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो उनकी जीवनी में हम पाते हैं। खान साहब की ज़िंदगी के बारे में जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, कई पहलू उनकी ज़िंदगी के हैं। एक पहलू उनकी जेल की ज़िंदगी का है, और जब पहली बार उनको जेल की यात्राएं झेलनी पड़ी और उनको गिरफ़्तार किया गया, तो ये कोई 1920 के आसपास का वाक़या है, और रॉलेट एक्ट के हवाले से पूरा एक आंदोलन चल रहा था, और अंग्रेज़ जो थे, ख़ास तौर से जो सूबा सरहद के इलाका है, वहाँ पे बहुत जुल्म ढा रहे थे, और वहाँ पे ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान एक नौजवान लीडर, उभरते हुए लीडर के तौर पे वहाँ पे थे, और उनको जब गिरफ़्तार किया गया तो एक दिलचस्प बात ये हुई कि उनके साइज़ का कोई कपड़ा नहीं मिल रहा था। तमाम वहाँ पे ढूंढा गया, क्योंकि वो बड़े लंबे तड़ंगे इंसान थे, कोई 6 फुट 4 इंच की उनकी हाइट थी, और बड़े एक पठान लंबे तड़ंगे थे। तो उनके पाँव में जो बेड़ियाँ लगीं, वो बेड़ियाँ उनके पाँव में आ नहीं पा रही थीं, तो उन लोगों ने किसी तरह से ज़बरदस्ती वो पाँव में वो बेड़ियाँ कस दी, जिसकी वजह से उनका पाँव ज़ख्मी हो गया, और उस पे उनको मीलों चलाया गया, जिससे वो ज़ख्म बहुत ज़्यादा हो गया। उसी तरह से जो उनके बदन पे जो कपड़ा पहनाया गया, वो भी छोटा था, जो बड़ा ही अटपटा दिख रहा था, और सारे लोग उसको देख रहे थे। और उसके बाद कई बार उनको जेल जाना पड़ा। तकरीबन जो उत्तर भारत है, उसके सारे जेलों में उन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारी। डेरा इस्माइल ख़ां में, और हजारीबाग जेल में, और कई नैनीताल जेल में, इस तरह के अलग अलग इलाक़ों के जेलों में उन्होंने, गुजरात के जेलों में, अहमदनगर के जेल में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। लेकिन उनका एक जो बड़ा जो यातनाएं जो झेली, उसका तो ज़िक्र आता ही है कि कैसे कैसे उनको तकलीफ़ें दी गई। छोटे से कमरे में ऐसे डाल दिया गया जिसमें वो पाँव पसार के सो भी नहीं सकते थे, और खाना उनको सही नहीं दिया जाता था, और उसकी वजह से अक्सर उनको वो बीमार रहने लगे। लेकिन जो खान साहब ने इन जेलों के दौरान जो एक्सपेरिमेंट किए और जो कारनामे किए, वो आज भी हमारे लिए एक तरह से ऐसी राह दिखाते हैं कि उसे हमें समझना चाहिए। एक तो जो बात है वो ये है कि वहाँ पे उन्होंने अलग अलग जो कम्युनिटीज़ के लोग थे उनको मिलाने की बात की। दूसरा जो एक काम किया वो जो अलग अलग धर्मों की जो किताबें हैं, जो हमारे भारतीय परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको रोज़ाना और डेली बेसिस पे वो और उनके तमाम जेल के जो साथी थे, जो लीडर्स थे, वो उन्होंने शुरू किया। मिसाल के तौर पे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता था और उस पर डिस्कशन होता था। कुरान पढ़ा जाता था, उसके मीनिंग पढ़े जाते थे। उसी तरह से वेद पढ़ा जाता था या गीता पढ़ी जाती थी और उसके अर्थ पे डिस्कशन होते थे। तो ये जो एक इंटरफेथ डिबेट, डिस्कशन और एक दूसरे परंपराओं को समझने की जो एक कोशिश थी, और ये बुनियादी तौर पे हमारी भारतीय परंपरा का एक हिस्सा रहा है, जो हमेशा ही रहा। तो ये काम खान साहब ने वो खुद कहते हैं कि मुझे वहाँ पे अपनी सोसाइटी को और अपने देश के अलग अलग परंपराओं को समझने में बड़ी मदद मिली। हमें लगता है कि इस तरह की परंपराएं हमें अपने मोहल्लों, गांवों, शहरों, यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों में भी चलाना चाहिए, और इससे समझने की, इससे हमारे अंदर एक दूसरे के बारे में जो गलतफहमियां हैं वो दूर होंगी। तीसरी जो चीज़ है वो ये कि जेलों के दौरान उन्हें बहुत सारे साथी मिले,
क्योंकि आम ज़िंदगी में इंसान बहुत मसरूफ़ रहता है, बहुत व्यस्त रहता है, एक दूसरे को समझने और उसका मौका नहीं रहता। जेलों में वो लाला लाजपत राय जी से मिले, जेलों में वो हज़ारीबाग के जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से उनकी मुलाकात हुई और बड़ी लंबी उनसे जान पहचान रही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन भी उसी जेल में थी और वहाँ पे बिहार के बहुत सारी महिलाएं जो स्वतंत्रता सेनानी थी, वहाँ उनकी मुलाकातें हुई। और वो जब बाहर जेलों के आए तो वो जो दोस्ती और वो जो मित्रता और जो आत्मीयता थी वो बरकरार रही और उससे आज़ादी की लड़ाई को बढ़ाने में बड़ी मदद मिली। उसी तरह से तीसरा जो काम किया खान साहब ने वो ये कि ख़ुद पठानों के बारे में बड़ी गलत फहमियाँ थीं और वो गलत फहमियाँ अंग्रेज़ों ने ज़्यादातर फैलाई थीं। अंग्रेज़ों का हम जानते ही हैं कि उनका एक रवैया जो था वो ये था कि भाई फूट डालो और राज करो। और भारत जो है वो विविधताओं का देश रहा है और हमेशा एक साथ जुड़ के रहे हैं। और ख़ास तौर से आपको याद है और हम सब जानते हैं कि 1857 में जिस तरह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पूरा भारत इकट्ठा होके और अलग अलग कम्युनिटीज़ और अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग आइडेंटिटीज़ के लोग लड़े थे, उससे अंग्रेज़ बहुत भयभीत हो गए थे। तो उन्होंने एक पूरा जानबूझ के कैंपेन चलाया कि अलग अलग ये जो विभिन्नताएं हैं उसमें भिन्नता भी पैदा करे, उसमें फूट भी डाले। तो उसी में एक उसका हिस्सा जो था वो पठानों के बारे में और जो सरहद के इलाके के लोग थे उनके बारे में गलतफहमियां पैदा करने की थी। तो जब वहाँ पे अलग अलग इलाकों के लोगों की खान साहब से की मुलाकात रही तो उन्होंने वो गलतफहमियां दूर की। और ये उनका बड़ा, यहाँ तक कि कहा जाता है कि ख़ुद गांधी जी को भी बहुत सारी पठानों के बारे में जो गलतफहमियां थीं वो खान साहब ने मिल के और उसके बारे में बात करके फिर उनको वहाँ पे दावत दे के उनको इनवाइट करके बुलाया। बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय नेता उस इलाके में गए और वहाँ के दौरे किए और फिर उन्होंने देखा। तो ये एक बड़ा अहम हिस्सा है उनकी जेलों की ज़िंदगी का। बावजूद इसके कि तमाम तकलीफ़ें वो झेल रहे थे, लेकिन वो अंदर बैठ के भी भारत को बनाने, उसको आज़ाद कराने, उसको संवारने, उसको सींचने में बहुत अहम रोल अदा कर रहे थे। खान साहब की ज़िंदगी का एक बड़ा और अहम पहलू जो है वो सोशल रिफ़ॉर्म है और तालीम या शिक्षा के हवाले से जो उनके कारनामे हैं या उनकी जो सोच है, जो उनकी फ़िलासफ़ी है वो बड़ा अहम है। और उसकी मुझे 2-3 वजहें समझ में आती हैं और उसका जो एक पस मंज़र या बैकग्राउंड है कि क्यों उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया। तो एक तो ये है कि जो उनका ख़ानदान है, उनके पिता बहराम शाह थे और उनके जो पूरा खानवादा था या उनकी जो फैमिली थी वो उस इलाके के, अपने इलाके के शायद सबसे बड़े ज़मींदार थे। लेकिन उसके बावजूद उनके ख़ानदान में वो घमंड या उस तरह का रवैया नहीं था जो आम तौर से उस इलाके के ज़मींदारों में देखने में आता था। और यही चीज़ खान साहब ने भी एक तरह से इनहेरिट की थी, विरासत में उनको मिली थी कि बड़े शालीन, बड़ी लोगों से मोहब्बत करने वाले शख्सियत और लोगों के दुख दर्द में हिस्सा लेने वाला उनका रवैया था। तो ये एक तरह से उनको अपनी फैमिली से भी मिला था। दूसरा, उन्होंने ये देखा कि तालीम के दौरान जो है वो उनके जिन लोगों से राब्ते हुए, मिसाल के तौर पे वो एक मिशनरी स्कूल में थे, तो वहाँ पे जो उनके टीचर थे, जो पादरी टीचर थे, दो भाई थे, एक डॉक्टर थे, एक टीचर थे, तो वो जिस दिलसोज़ी के साथ, जिस मोहब्बत के साथ अपने छात्रों का, अपने स्टूडेंट्स की मदद करते थे, उससे भी वो बहुत प्रभावित हुए थे, बहुत मुतासिर हुए थे। और उनको लगा कि हमें भी अपने जो गांव, मोहल्ले या देश के लोग हैं उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए, ऐसे ही मोहब्बत से पेश आना चाहिए। तीसरा, जो उनका जिन लोगों से राब्ता हुआ
उन लोगों में मिसाल के तौर पे महमूद हसन थे और मख्फी साहब थे। ये बड़े पढ़े लिखे और बड़े समझदार लोग थे। उनसे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। साथ ही वो उस ज़माने में एक अखबार निकलता था अल हिलाल, जिसके एडिटर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। उस अखबार को वो पढ़ते थे और उससे वो बड़े मुतासिर थे। ये सब मिला के जो उन्होंने एक बात सोची वो ये कि जिस तरह से हम आज भी देखते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे तालीम कम है, शिक्षा कम है, वहाँ पे एक तरह से अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। तो उसी तरह का अंधविश्वास उनके इलाके में भी था, पठानों में ख़ास तौर से, चूँकि पढ़ाई का माहौल नहीं था और जो वैसे जो लोग थे जो मजहबी थे लेकिन ख़ुद पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी उनकी अच्छी रहनुमाई नहीं कर पा रहे थे। तो ये सोच के ख़ान साहब ने कहा कि हमें बुनियादी तौर पे ऐसे स्कूल कायम करने चाहिए जिसमें आधुनिक मॉडर्न जदीद तालीम दी जाए, ताकि इनमें एक तरह की जागरूकता और बेदारी पैदा हो। तो ये काम जब उन्होंने शुरू किया तो इससे जिसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई वो अंग्रेज़ थे। यानी अंग्रेज़ ये नहीं चाहते थे कि लोगों में जागरूकता आए और लोग जो है अच्छाई की तरफ जाएं और अंधविश्वास से दूर हों। तो ख़ान साहब ने उस जागरूकता को पैदा करने के लिए ये सोचा कि यहाँ पे ऐसे स्कूल कायम किए जाएं जिसमें मॉडर्न जदीद और तालीम दी जाए, ताकि लोगों में जागरूकता आए। और इसके जो सबसे ज़्यादा जो ख़िलाफ़ थे या जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई ख़ान साहब के उससे, वो ये कि जो अंग्रेज़ एक तो थे और दूसरे जो अंग्रेज़ों के सपोर्टर्स थे, जिनका जो इस अंधविश्वास से फ़ायदा उठा रहे थे, तो वो उन लोगों ने बड़ी मुखालफत की ख़ान साहब की और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो जो है इससे जो है हमारे ख़िलाफ़ लोग वो हो रहे हैं और इस तरह की बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो स्कूल कायम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी सोचने की बात है। दूसरी, उन्होंने इसी को कि वो गांव-गांव गए, लोगों से मिले, उनके विचार सुने और हर गांव में वो जाते थे और लोगों में बेदारी और जागरूकता पैदा करने के लिए वो करते थे कि भाई आप तालीम हासिल करो, आप जो इन अंधविश्वासों में पड़े हो ये आपको सिर्फ अंधकार की तरफ और पिछड़ेपन की तरफ ले जाएगी। आज हम जब देखते हैं ख़ान साहब के इस तहरीक को, इस आंदोलन को, तो हमें महसूस होता है कि अगर ख़ान साहब उस वक्त इस आंदोलन में कामयाब हो गए होते और उनके स्कूलों का जो ये आंदोलन था वो अगर आगे चल पड़ा होता, तो पिछले 40 साल में जो उस इलाके में डिस्टर्बेंस हमें दिखता है या अफ़गानिस्तान में जो दिखता है, उसकी एक बुनियादी वजह वही पिछड़ापन है, तालीमी पिछड़ापन है। और अगर वो कामयाब हो जाता तो शायद जो डिस्टर्बेंस हमें आज के ज़माने में वहाँ पे दिखता है वो शायद ना होता। दूसरा जो उन्होंने काम किया वो जो बहुत जिसको सराहा गया वो था खुदाई खिदमतगार की एक पूरी टीम खड़ी की और वो उसमें बड़ी डिसिप्लिन होती थी। लाल कुर्ती भी उनको कहा जाता था क्योंकि वो सारे जो खुदाई खिदमतगार थे वो लाल कुर्ती पहनते थे। और उसका जहाँ पे भी कहीं पे, जैसे 1930 में जब लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो इन्हीं खुदाई खिदमतगारों ने पूरे उस सभा में जिसमें हज़ारों लोग आए थे उसको बड़ी सलीक़े के साथ उसको सजाया था। तो उसको देख के जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेता थे उस वक्त, गांधी जी और दूसरे लोग, वो सब बड़े खुश हुए थे कि कितना इनमें ख़ान साहब ने एक डिसिप्लिन पैदा कर दिया है। तो एक चीज़ ये थी। तीसरी चीज़, एक बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं अपनी इस आत्मकथा में ख़ान साहब कि आम तौर से जब आप सोशल रिफ़ॉर्म करने जब जाते हैं लोगों के बीच,
तो जो शहर का जो मध्य वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, वो आप उस पर बरसों मेहनत करते हैं लेकिन वो आपके कमिटेड साथी नहीं हो पाते। लेकिन जब हम गांव में जाते हैं और गांव के लोगों को हम मिलाते हैं और वो उनसे हम बात करते हैं और उनको वो अगर कन्विंस हो जाते हैं तो वो हमें हमारा बहुत साथ देते हैं। और शायद इसी वजह से यही एक्सपीरियंस खुद गांधी जी का भी था। और वो कहते थे कि जो भारत है वो गांव में बसता है, भारत की जो रूह है, उसकी जो आत्मा है वो गांव में बसती है। इस राज को खुद खान साहब ने भी ज़िक्र किया है। तो ये एक बड़ी अहम बात ये है कि ये रिफ़ॉर्म जो सोसाइटी में अंधविश्वास का था या अज्ञानता का था या अशिक्षा का था, जिससे सारी बुराइयां पैदा हो रही थी और आज भी हम उस इलाके में देखते हैं, तो हमें उससे आज भी सीख ले सकते हैं। आज के समाज में अगर कहीं इस तरह का मसला है, प्रॉब्लम है, तो हमें उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और उनकी इस जद्दोजहद और संघर्ष से हमें सीख लेनी चाहिए। खान साहब का एक और जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है उनकी सियासी सोच, उनकी जो राजनीतिक जो उनका योगदान है वो बहुत बड़ी चीज़ है जो उनकी शख्सियत का एक पहलू है। और उसमें हम ये देखते हैं 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि वो हमेशा जो है पूरे देश को जोड़ने की बात करते हैं और तीसरे ये कि वो सिर्फ़ सूबा सरहद के इलाके के बारे में नहीं सोचते बल्कि पूरे देश में के बारे में सोचते हैं। उन्होंने जिस तरह से बंगाल में यात्राएं की और मुझे लगता है कि अगर बंगाल में वो उन्हें और मौका मिलता या वहाँ के लोगों ने उनको सपोर्ट किया होता तो वो हालात नहीं होते जो बाद में हमें देखने को मिले। क्योंकि जब उन्होंने शुरुआत की और जिस तरह से ख़ास तौर से जो बंगाल के गाँव के जो लोगों का सपोर्ट मिला वो बड़ा अहम था। उसी तरह से वो बम्बई और वहाँ के जो पारसी और ईसाई जो समाज था उन्होंने भी उनको बुलाया, वहाँ पे भी वो गए और उनका बड़ा असर हुआ। वो जिस इलाके में जाते थे उनकी शख्सियत का वो करिश्मा था और उसकी वजह ये थी कि वो बड़े ही एक अपार ऐसे हृदय के आदमी थे जिसमें सिर्फ़ प्यार, मोहब्बत और लोगों के लिए करुणा और दया की भावना थी और सेवा की भावना थी। तो ये चीज़ इसीलिए शायद वो गांधी जी और उनके साथियों और विनोबा जी और बाकी लोगों के साथ जो है उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा था। ये एक पहलू है जिसके बिहार में वो गए हैं और बिहार के में उन्होंने मौलाना मजहरुल हक और राजेंद्र प्रसाद और दूसरे लोगों के साथ मिलके वहाँ पे लोगों में जाके बड़ा काम किया। ये भी एक बहुत अहम पहलू है उनकी शख्सियत का। तीसरी जो चीज़ है, जो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा था, जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और जो अंग्रेज़ों के साथ जो एक तरह से इंगेजमेंट था उसमें भी एक तरह से खान साहब आगे आगे थे और वो रिप्रेजेंट कर रहे थे पूरे भारत के को एक तरह से डेलीगेट होके। और ख़ास तौर से जो वो मुस्लिम लीग की जो विभाजन वाली जो राजनीति थी उसके वो कट्टर मुखालिफ थे। वो नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो, बल्कि हम देखते हैं कि जो ख़ुद कैबिनेट मिशन आया है और कैबिनेट मिशन की जो कामयाबी हुई, जिसका बुनियादी लक्ष्य यही था कि भारत का विभाजन न हो, एक पूरा भारत और उसकी पूरी आज़ादी हो और सारे जो सोसाइटी के लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो एक साथ मिलके इसको आगे लेके बढ़ें। तो उसमें ख़ुद खान साहब और दूसरे लीडरों के साथ साथ उनका बड़ा रोल था और उससे
वो बड़े उनको इत्मीनान भी हुआ कि हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बाद में जो डेवलपमेंट्स हुए और जिसके नतीजे में विभाजन हुआ, तो वो बहुत नाखुश हुए और बहुत दुखी भी हुए, और उसके लिए ख़ुद उन्होंने अपने साथियों से भी शिकायतें की। लेकिन ये एक ऐसी घटना थी जो उनको पूरी ज़िंदगी उसका दुख रहा। हम देखते हैं कि उससे वो हमेशा उसका वो शिकवा करते रहे, और उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि जब आप विभाजन नहीं कर रहे हैं तो हमें भी आज़ाद रहने का मौका दें। लेकिन वो उन्हें नहीं मिला, और हम देखते हैं कि इसी वजह से आज़ादी के बाद भी उनका स्ट्रगल जो है वो जारी रहा। और जिस तरह से वो आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के हाथों जेलों की यातनाएं काटी और तकलीफ़ें बर्दाश्त की, आज़ादी के बाद या विभाजन के बाद भी उनको वही यातनाएं पूरी ज़िंदगी झेलनी पड़ी। और लेकिन उन्होंने अपनी जो उनकी जो अपनी फ़िलासफ़ी थी या जो उनके अपने उसूल थे, उसके साथ उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। तो ये एक बड़ी चीज़ थी। और एक इसी में मैं एक दिलचस्प पहलू जोड़ना चाहता हूँ कि ख़ुद ख़ान साहब की ज़िंदगी और या उनकी शख्सियत को, जो उनका व्यक्तित्व था, उसको बदनाम करने या उसको धूमिल करने के लिए अंग्रेज़ किस कदर आतुर थे। तो मिसाल के तौर पे एक बार जो पहली बार शुरुआत में 1920 के आसपास एक बहुत बड़ा जो जलसा हुआ उनके इलाके में, तो वहाँ पे ज़ाहिर सीधे साधे लोग थे, और उसमें ये हुआ कि जलसा जब होता है तो किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है, किसी ने कहा। तो सब के जो पॉपुलर लीडर थे वो ख़ान साहब थे, और उनको लोगों ने अध्यक्ष बना दिया। तो आम जो लोग थे उनमें ये एक बात चली गई कि वो बादशाह हैं, तो सब उनको बादशाह ख़ान कहने लगे, या बादशाह ख़ान कहा जाता था। वो पॉपुलर एक नाम हो गया। तो जब उनको अंग्रेज़ों ने उनके बारे में ये फैलाना शुरू किया कि उन्होंने अपने आप को सूबा सरहद का किंग एक तरह से घोषित कर दिया, या बादशाह घोषित, जबकि ऐसी बात नहीं थी। वो तो आम लोगों ने मोहब्बत में ऐसा कहना शुरू कर दिया था। तो जब उनको एक बार जब जेल किया गया, तो इस बारे में भी उन लोगों ने सवालात किए कि आप तो जो है अपने आप को बादशाह आपने डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाई आपको तो ये समझ होनी चाहिए और इस तरह की गलतफहमियां ना फैलानी चाहिए। तो ये चीज़ें छोटे लेवल पे भी हम देखते हैं कि अंग्रेज़ जो है वो उनकी मुखालफत में लगे रहते थे। जैसा कि मैंने कहा कि आज़ादी के बाद या विभाजन के बाद भी ख़ान साहब की ज़िंदगी जो है वो संघर्षों में बीता, और उसकी बड़ी सारी वजूहात हैं, बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि वहाँ पे एक मसला तो ये था कि अलग अलग जो भाषाएं या विविधताएं थीं, उसको जो वहाँ की पाकिस्तान की जो सेंट्रल लीडरशिप थी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो वो एक उनका अपनी भाषा, पश्तो भाषा के लिए जो उनका स्ट्रगल था, या वहाँ के लोगों की जो एक उनकी पहचान थी, उसको जो रिकॉग्नाइज़ ना करने की बात थी, उससे वो बड़े खफा थे। तो ये वजह रही कि उनको बाद में भी जेलों का और संघर्षों और यातनाओं को झेलना पड़ा। फिर उन्होंने एक नई पार्टी भी बनाई, और बाद में फिर उनके परिवार के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि ख़ुद उनके बड़े भाई जो थे वो 1945 से 47 के बीच में आज़ादी से पहले जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसके वो चीफ़ मिनिस्टर रहे थे, ख़ान अब्दुल जब्बार ख़ान, जो डॉक्टर ख़ान के नाम से बहुत मशहूर है। और जब विभाजन हुआ है तो विभाजन के वक्त वहाँ के जो हिंदू थे उनको बड़ी हिफाजत के साथ उन्होंने वहाँ से माइग्रेट करने में मदद की थी।
और उन्हीं लोगों ने दिल्ली में आके जब एक मार्केट बना है जो ख़ान मार्केट के नाम से मशहूर है, तो उन्हीं ख़ान अब्दुल जब्बार ख़ान जो बादशाह ख़ान या ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान के बड़े भाई थे, उनके नाम पे ये मार्केट उन्हीं लोगों ने बनाई थी। और उनको याद करते हुए ख़ास तौर से जिस तरह से उन्होंने उनकी मदद की थी। बहरहाल तो ये सिलसिला जो था वो ख़ान साहब का चला और वो बड़ी सारी उनके डिफरेंसेस रहे जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, लेकिन उनकी जो जद्दोजहद थी, अपने उसूलों पे अडिग रहने का जो रवैया था वो हमेशा रहा। कई बार ऐसा हुआ कि वो बहुत शदीद बीमार रहे और फाइनली 1960-64 के आसपास उनको इजाज़त दी गई इलाज कराने के लिए, तो वो इंग्लिस्तान गए और वहाँ से वापस आके वो फिर अफ़गानिस्तान में ही रुक गए थे। और उनको जो है कई बार उनकी जो एक जो चीज़ जो ये है कि आम तौर से पठानों के बारे में ये एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि वो वायलेंट होते हैं, लेकिन उस पूरी पठान कौम को उन्होंने अहिंसा के डगर पे जिस तरह से चलाया था और जिस तरह से खुदाई खिदमतगार का हम पूरी हिस्ट्री या तारीख़ जानते हैं, तो उसके रिकॉग्निशन में उनका कई बार नाम नोबेल प्राइज़ के लिए भी नामित किया गया था। और हम देखते हैं कि फिर उसी तरह से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उनकी इन खिदमात का, इन सेवाओं का को रिकॉग्नाइज़ किया और उनको अवार्ड दिया। उसी तरह से भारत सरकार ने उनको इंटरनेशनल जो नेहरू अवार्ड है शांति का, वो उनको दिया गया। फिर 1987 में उनको भारत का जो सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न का, वो दिया। और उस वक्त वो बड़े शदीद बीमार थे, तो ख़ुद उनको ले जाकर ये पेश किया गया। 1969 में गांधी जी के शताब्दी जन्म दिवस के मौके पे वो भारत भी आए थे और यहाँ पे तमाम लोगों से मिले थे और उनका पूरे देश में बड़ा स्वागत हुआ था। और उसी मौके पे उनको वो नेहरू अवार्ड भी दिया गया था। तो ये एक चीज़ थी कि ख़ान साहब की ज़िंदगी तकरीबन लगभग एक सदी की ज़िंदगी थी और वो एक सदी की ज़िंदगी इस पूरे ख़ित्ते की, इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो हिस्ट्री है, जो तारीख़ है, जो इतिहास है, उसकी एक जीती जागती वो ख़ुद एक मिसाल थे। और ये शख्सियत जो थे इनका सारे लोग बड़ा रिस्पेक्ट, बड़ा आदर और बड़ा सम्मान किया जाता था, आज भी किया जाता है और हमेशा किया जाता रहेगा। और आखिरकार 20 जनवरी 1988 में उनका देहांत हो गया, तकरीबन लगभग 100 साल की उम्र में। और उनकी अपनी वसीयत के मुताबिक वो नहीं चाहते थे कि उस इलाके में जहाँ पे उनकी जो सोच थी उस एतबार से वो हासिल नहीं कर सके थे, तो फिर उनकी वसीयत के मुताबिक अफ़गानिस्तान के जलालाबाद में उनको दफन किया गया। उनका मकबरा वहीं पे है और उसमें भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री और अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर नजीबुल्लाह, ये सारे लोग शामिल हुए। और बावजूद उसके कि उस वक्त वहाँ पे हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन लाखों लोग उनमें उनको रिस्पेक्ट देने के लिए पहुँचे। और ये एक बड़ी शानदार ज़िंदगी उन्होंने जी। मुझे जब भी मैं उनकी शख्सियत के बारे में सोचता हूँ तो हज़ार पहलू नज़र आते हैं। और मुझे फ़ारसी के एक बड़े शायर का एक शेर याद आता है कि ज़े फ़र्क ताब कदम हर कुजा के मीने गरम, करिश्मा दामन दिल मी कशद के जा इंजाज। यानी हम उनकी शख्सियत को सर से पा तक जब हम देखते हैं तो उनकी शख्सियत का हर पहलू हमें अचंभित करता है और हमें जो है आकर्षित करता है। तो ये शख्सियत थी ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान की।
जो कई नामों से प्यार से जाने जाते थे, बादशाह खान, बाचा खान, सरहदी गांधी, फ्रंटियर गांधी। और इसके बारे में अगर आप और तफसील से जानना चाहते हैं और पूरी इनके बारे में, तो एक तो जैसा कि मैंने शुरू में ही ज़िक्र किया कि उनकी जो आप बीती है, उनकी आत्मकथा है, मेरा जीवन मेरा संघर्ष के नाम से हिंदी में भी है और बाकी भाषाओं में भी आने वाली है, उसको आप पढ़ सकते हैं। दूसरी ख़ुद NBT के लिए एक ख़ुद मैंने मोनोग्राफ लिखा है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें उनकी ज़िंदगी, उनके संघर्ष और उनकी जो विरासत है उसके बारे में आप तफसील से देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, नमस्कार।